नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक अहम बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि इस बैठक में दलित नेताओं के साथ जेपी नड्डा ये बैठक कर रहे हैं। 2024 चुनाव से पहले के रोड मैप को लेकर ये बैठक की जा रही है, जहां पर तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें, साल 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर ये बैठक की गई है। दलित वर्ग को पार्टी से जोड़ने की कवायद में ये बैठक की जा रही है, जहां करीब 100 दलित नेता शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही इस बैठक में बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम भी मौजूद हैं और इसी के साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं इस दौरान मौजूद हैं। तमाम आला कमान के बीच ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो वहीं ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वाजू खाने में शिवलिंग पाया गया, लेकिन इसी को लेकर एक तरफ सियासत तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही पक्ष एक दूसरे को झूठा साबित करने में जुटे हैं। इस बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद का एक कथित वीडियो भी सामने आ गया है और इस पुराने वीडियो में वो पत्थर भी दिख रहा है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम पक्ष फव्वारा साबित करने में जुटा है। हालांकि सच क्या है ये कोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा। हिंदुस्तान में इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये पुष्टि हालांकि नहीं की जा रही है कि वीडियो कहां का है, लेकिन जो ताजा वीडियो सामने आ रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पत्थर रखा दिख रहा है, लेकिन अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर ये फव्वारा है या शिवलिंग है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग इसे बाजूखाने की सफाई करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोग यहां पर झाड़ू लगाते हुए भी दिख रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पाइप से पानी डाल रहे हैं। इस दौरान उस पत्थर को भी मोबाइल में कैद किया जाता है, जिसको लेकर ये पूरा विवाद छिड़ चुका है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि सोमवार को कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में टीम जब बाजूखाने में पहुंची तो यहां से पानी हटाकर जांच की गई। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे की जानकारी होते ही काशी विश्वनाथ धाम के आसपास के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और लोग हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। सर्वे पूरा होने के बाद चौक क्षेत्र में जुटे हुए लोगों ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन बाबा साक्षात दर्शन दिया है और ऐसे में लंबी लड़ाई के बाद ये कामयाबी इन्हें मिली है। और ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे कल पूरा हो गया है। हिंदू पक्ष ने सर्वे के दौरान बाजूखाने से शिवलिंग मिलने का दावा किया, लेकिन हिंदू पक्ष की मांग पर अब कोर्ट में शिवलिंग मिलने की जगह को सील करवा दिया है। साथ ही बाजूखाने में आने जाने पर भी इस वक्त पाबंदी लगाई जा चुकी है। ज्ञानव्यापी को लेकर एक तरफ कानूनी लड़ाई चल रही है, तो वहीं अब दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी के नेता इस पर मुखर होने लगे हैं। ताजा बयान देवरिया से बीजेपी विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी का आया है। मंगलवार को एक ट्वीट में उन्होंने बाजूखाने में शिवलिंग मिलने पर हैरानी जताते हुए डॉक्टर शलभ ने लिखा कि जानते थे कि पवित्र शिवलिंग है, इसलिए वहां बाजूखाना बना डाला। गौरतलब है कि कल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ज्ञानव्यापी प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए, लेकिन एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है। बाबा की जय, हर हर महादेव। और खबर रायबरेली से है, जो कि सामने आई है। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से साइकिल सवार महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि मामला उच्चहार कोतवाली क्षेत्र के पूरे बाबा गांव का है, जहां लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर एक तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक ने साइकिल पर सवार एक दंपति को टक्कर मार दी। इसमें सवार हुई एक महिला की मौत हो गई है, तो वहीं महिला का पति सज्जन लाल गंभीर रूप से घायल बताया गया। इस महिला का नाम मुन्नी देवी बताया जा रहा है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक और ट्रक चालक को पकड़ लिया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर मचे हुए इस घमासान के बीच शायर मुनव्वर राणा ने भी एक विवादित बयान दिया है। सर्वे कराए जाने से नाराज होकर मुनव्वर राणा ने जज के लिए अपशब्द के इस्तेमाल करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री होते तो उन्हें अरेस्ट करवा देते। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शायर यही नहीं रुके और मुस्लिम पक्ष को भी गाली दे डाली। आपको बता दें कि एक बातचीत के दौरान मुनव्वर राणा ने कटाक्ष के अंदाज में कहा कि जज ने जो कह दिया वो सही।
वही भगवान से भी बड़े हैं। हालांकि इसके बाद उनकी भाषा बदल गई और अपशब्द कहने लगे। राणा ने कहा कि जज ने जो बोलना था बोल दिया, जज से बड़ा कोई नहीं, महादेव छोटे हैं, जज बड़ा है। जब उनसे कहा गया कि अभी कोई फैसला नहीं आया है, एक पक्ष दावा ही कर रहा है, तो राणा ने कहा कि जब एक अपशब्द जज फैसला खराब कर सकता है तो इसके बाद क्या रह जाता है। अगर मैं बादशाह होता तो प्रधानमंत्री होता तो उस जज को अरेस्ट करवा लेता। उन्होंने केस लिया है और उन्हें अरेस्ट करवा लिया जाता। इस मुल्क को तमाशा बना रहे हैं। किसने आपको हुक्म दिया कि तमाशा बना रहे हैं? एक फव्वारा निकल आया और उससे आप शिवलिंग बता रहे हैं। और ऐसे विवादित बयान के बाद जो मुनव्वर राणा की तरफ से आया है, इसके बाद अब सियासी गलियारों में हलचल बढ़ना तय है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष शहनवाज आलम ने भाजपा और न्यायालय पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता का कहना है कि न्यायपालिका भाजपा की संगत में आकर उनका पक्ष ले रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्ञानव्यापी मस्जिद के माध्यम से पुणे के एक बार बाबरी मस्जिद को दोहराना चाहती है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि 1947 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है, जिसमें किसी भी पूजा स्थल को छेड़छाड़ करना या न्यायालय में जाना दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का एक धड़ा भाजपा के साथ मिला हुआ है, तभी जाकर ज्ञानव्यापी जैसे मामलों को उठाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के चलते निचली अदालत ऐसे मामले को तूल दे रही है, जो कि उचित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तारीख रही है कि वो इस तरह के विवाद पैदा करती है। इस देश में बाबरी मस्जिद के साथ जिस तरह की राजनीति हुई वो सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट हासिल करने के लिए किया था। और उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद के बाद एक और बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश ज्ञानवापी के बहाने किया जा रहा है। सबसे दुखद पहलू ये है कि इस पूरे मामले में न्यायपालिका का एक हिस्सा भी शामिल है। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि 1991 में पूजा स्थल अधिनियम बनाया गया था। उसमें इस बात को कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के दिन से जो भी स्थिति किसी भी मंदिर मस्जिद की धर्मस्थल की है वो उसी तरह रहेगी, उसके चरित्र में कोई बदलाव नहीं। और लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दे। यहां दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी गई। युवक के कंधे पर ये गोली लगी है और ललित सोनकर पर गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते गोली मारने का ये पूरा आरोप सामने आया है, जहां पुलिस ने फिलहाल घायल को अस्पताल पहुंचा दिया है। माकन नगर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां दिन दहाड़े एक युवक पर गोली चला दी गई। हालांकि जांच में अब तक सामने आया है कि पुरानी रंजिश के चलते इस हत्याकांड की कोशिश को अंजाम दिया गया है। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है अस्पताल में, और मानक नगर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस बल भी इस दौरान घटनास्थल पे मौजूद है और साक्ष्य जुटाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। फिलहाल पीड़ित पक्ष से भी बातचीत पुलिस कर रही है। और बता दें आपको कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की कोशिश यहां पर की गई है। आरोपी का नाम भी सामने आया है और इस वक्त पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। और इसी बीच ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से महिला की मौत के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया है। इसके बाद से ही सूचना पर पहुंची भोजीपुरा और हाफिजगंज की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में ले लिया है। भोजीपुरा इलाके के गांव मकरदारपुर गौटिया से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर शाहजहांपुर जाने वाली रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड लकड़ी लेकर जा रहा था। इधर हाफिजगंज इलाके में गांव डंडिया बाबूराम निवासी मोहन लाल की पत्नी धनदेई अपने बेटे जितेंद्र के साथ बाइक से भोजीपुरा मेडिकल कॉलेज से दवा लेकर घर जा रही थी। करीब बीती रात को लापरवाही के साथ चला रहे ट्रैक्टर चालक भोजीपुरा के गांव रत्ना निवासी शाहरुख ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में धनदेई की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद चालक शाहरुख ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गया है। तो वहीं इस दुर्घटना की सूचना पर आसपास के गांव में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और आक्रोशित भीड़ ने ट्रैक्टर में आग लगा दी है।
आपको बता दें कि स्मृतिका के बेटे और ग्रामीणों का यह कहना है कि कार्रवाई से बचने के लिए शाहरुख ने ट्रैक्टर में खुद ही आग लगाई और मौके से फरार हो गया। फिलहाल सूचना प्रभारी निरीक्षक भोजीपुरा अखिलेश प्रधान, हाफिजगंज इंस्पेक्टर और सीओ बेहड़ी अजय कुमार गौतम भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर मौजूद हैं। भीड़ मौके से फरार हो गई है, लेकिन आपको बता दें कि इस पुलिस ने शव को एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज में मोर्चरी में भिजवा दिया है। साथ ही जले हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है और सीओ बेहड़े ने बताया है कि घटना की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था का काम चल रहा है, बॉडी को हटवाया गया, बाकी सारी कार्रवाई पुलिस लोग लगाए हुए सब काम जारी है। अभी तक लगभग घंटा लगभग हो गया, तो फायर ब्रिगेड की कोई व्यवस्था वगैरह? फायर ब्रिगेड आ रही है, सामने आ रही है। तो वहीं यूपी के राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की अटकलें लगनी अब शुरू हो गई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सीएम योगी ने एक ट्वीट से लखनऊ का नाम बदले जाने की अटकलें लगने लगी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा कि शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको बता दें कि सीएम योगी ने ये ट्वीट अमौसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए खींची गई एक फोटो को टैग करते हुए किया है। इस ट्वीट के बाद ये सवाल उठने लगा है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के नाम पर किया जा सकता है। ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी और लक्ष्मणपुरी और लखनपुर करने की मांग उठाई गई थी। आपको ये भी बता दें कि योगी सरकार ने इससे पहले कई जगहों के नाम बदले हैं। इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज और अयोध्या किया जा चुका है। खबर एटा से है, जहां पर कोतवाली नगर के जीटी रोड पर संदिग्ध परिस्थितियों में खेमका पेट्रोल टंकी के कर्मचारी का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। इस मामले की जानकारी मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक धनंजय सिंह कुशवाहा, सीओ सदर राघवेंद्र सिंह और घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने फांसी के फंदे से कर्मचारी का शव उतारा, जिसके बाद पुलिस ने कर्मचारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मृतक व्यक्ति का नाम नरेश निवासी शीतलपुर बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नगर पुलिस को आज प्रातः सूचना मिली खेमका पेट्रोल पंप अलीगंज से राम केवल निवासी शीतलपुर उम्र लगभग 45-40 साल की संदिग्ध परिस्थितियों में शव प्राप्त हुआ है और मौके पर पुलिस आई है पुलिस ने और इस घटनाक्रम की जो है पूरी गहनता से छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी दिया गया है और बाद पोस्टमार्टम में इन सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकल पाएगा। और भारत के करीब 15 राज्य इस वक्त ऐसे हैं जो हीट वेव और भीषण गर्मी की चपेट में हैं। यहाँ लू के थपेड़ों और खतरनाक गर्मी से राहत के लिए लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो किसानों पर पड़ा है, जो कि बर्बादी की कगार पर हैं। एक रिपोर्ट देखिए। केवल इंसानों पर ही नहीं, फसलों पर भी अब गर्मी का असर साफ दिख रहा है। बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। तो वहीं इस बार समय से पहले पड़ी गर्मी और गर्मी आ जाने की वजह से गेहूं की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पहले गर्मी के चलते गेहूं की पैदावार पर असर हुआ और अब हीट वेव ने गर्मी में उगाई जाने वाली तमाम फसलों को भी झुलसा दिया है। यूपी, हरियाणा और पंजाब में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो वहीं गर्मी में उगाई जाने वाली फसलें जैसे मूंग और उड़द भी इसकी चपेट में आ गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गर्मी का असर मौसमी सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी से बर्बाद होती फसलों को देखकर किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का ये कहना है कि इस बार गर्मी इतनी भयंकर है कि खेत में खड़े हो पाना भी मुश्किल है और गर्मी की वजह से पशुओं को भी दिक्कत हो रही है। कलिंदा बोवा है ना, कलिंदा सब सूख गया, गंगा में पानी कम हो गया है और हम बच्चन का कैसे पालब, सब फल हमारा सब सुखागा, पेड़ सब सुखागा।
अच्छा, गर्मी भी बहुत पड़ रही गर्मी बहुत पड़ रही है। है। इतनी गर्मी को पड़ी पहले? पहले नहीं पड़ी कबो। यही सब्जी हमारा सब सूख गए, कदुआ लौकी तरबूज सब सूख गया। अब अपन लड़का बच्चन का हम कैसे जिएंगे। तो वहीं बनारस में किसानों का ये कहना है कि गर्मी की वजह से फसलें हो ही नहीं पा रही और धूप से जो फसलें हैं भी वो हरी सब्जियां जल रही हैं। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि गर्मी का असर हर सेक्टर में पड़ता है, खासतौर पर फसलों पर, जहां गर्मी की वजह से फसलों को ज्यादा पानी देना पड़ता है। अगर फसलों को सही से पानी नहीं मिले तो उत्पादन में कमी आ जाती है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि मार्च में गर्मी पड़ने से खेती के कुल उत्पादन में 5 से 6% तक का असर पड़ा है। तो वहीं भीषण गर्मी के चलते रायबरेली के गंगा की रेती पर खेती करने वाले किसान भी बेहाल है। यहाँ तरबूज, खरबूजा, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की फसल समय से पहले ही सूख गई। इसका बड़ा कारण है गंगा नदी का कम होता स्तर, जो कि इन दिनों काफी कम हो चुका है। पानी कम होने की वजह से तट पर जल स्तर भी नीचे चला गया है, जिससे यहाँ पर गंगा के तट पर बोई जाने वाली सब्जियों की फसल सिंचाई के बिना चौपट हो गई है। खासतौर पर तरबूज की फसल, जहाँ तरबूज के किसान सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि गर्मी में जब तरबूज की मांग सबसे ज्यादा होती है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है, ऐसे समय में फसल बर्बाद हो जाने से किसान बर्बाद हो गए हैं। किसानों का यह कहना है कि ऐसी गर्मी शायद ही पहले कभी पड़ी हो और इस बार की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते गंगा की धार सिमट चुकी है और जल स्तर भी गिर गया है। अब कई फीट गहरा गड्ढा खोदने पर भी पानी नहीं मिलता। गंगा की धार सिमटकर इतनी दूर चली गई है कि वहां से पानी लाना संभव नहीं। ऐसे में अब बर्बाद होती फसल को बचाने का कोई उपाय नहीं है। हाँ भैया, बहुत ये गर्मी पड़ रही, गंगा घट जाने पे फल सुखा गए, लगत नहीं निकल पा रही है। अब की बहुत दिक्कत हो रही गर्मी बढ़ जाने से, गंगा के जल घट जाने से सब फसल सूख गई समय से पहले। तो कैसे परिवार चलाओगे? अब कैसे हम परिवार चलाएंगे, किस तरह हम कमा के खाएंगे? पेड़ों के भरोसे रहे, पेड़ सब सूख गए हैं। क्या क्या फसल उगाते हो? खरबूजा है, तरबूज है, लौकी है, कद्दू है, सब सुखा गया है। अच्छा, गर्मी से, गंगा घट जाने से पानी स्टेटा कम हो गया है। अच्छा, इतना कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है इस तरह, जिस तरह अब हो रहा है। बहुत पानी कम हो गया? हाँ, बहुत पानी कम हो गया। सब फसल बर्बाद? सब फसल बर्बाद हो गए, देखो सब सुखा गए हैं, एकदम कुछ नहीं रह गया है। गौरतलब है कि मौसम की मार किसानों के लिए बर्बादी का विषय बन चुकी है और ऐसे में किसान बेहद परेशान है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।